Assalamu alaikum. My name is Dr. Rukman and you are watching my YouTube channel Strong Medicos. तो व्यूवर्स आज हम एक न्यू केस डिस्कस करेंगे जो कि एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस का केस है, हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई। ये एक रियल केस है जो हमारे हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुआ। हम सबसे पहले इसकी हिस्ट्री, देन एग्जामिनेशन, लैब इन्वेस्टिगेशन और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जैसे हमने पहले किया था, कि उसकी ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हिस्ट्री से। My patient, 14 years old student by profession, no known comorbids, came in the OPD with the complaint of nausea and vomiting, generalized weakness with fatigue, yellow discoloration of skin, urine and sclera from 1 month। तो बेसिकली पेशेंट जो है वो 14 ईयर ओल्ड यंग पेशेंट है। उसको तीन मेन कंप्लेंट्स हैं, नोजिया वॉमिटिंग की है, जनरलाइज वीकनेस की है और येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन और यूरिन और स्क्लेरा की है। स्क्लेरा यानी कि वाइट बॉल्स ऑफ द आई। तो 1 महीने से ये पेशेंट को कंप्लेन हो रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ जो हमारे पास प्रेजेंटिंग कंप्लेन का है वो यह है कि येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, यूरिन और स्क्लेरा का। ये हमें बताते हैं कि पेशेंट को जॉन्डिस हो गया है, यानी कि जो पैथोलॉजी है मे बी लिवर की हो या कोई हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर हो। स्टूडेंट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी हिस्ट्री होती है। आप यहीं से डायग्नोसिस बनाना पेशेंट की शुरू कर देते हैं। तो HOPC पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू माई पेशेंट, शी वॉज इन हर बेस्ट यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ 1 month बैक, यानी कि 1 मंथ की उसकी हिस्ट्री है। देन शी स्टार्टेड हैविंग अ वॉमिटिंग इमीजिएटली आफ्टर टेकिंग द फूड, 1 to 2 episodes पर डे, हाफ कप इन अमाउंट, नॉन प्रोजेक्टाइल, नो ब्लड इन द वॉमिटस, कंटेन द फूड पार्टिकल्स, शी डिनाइज एनी हिस्ट्री ऑफ एब्डोमिनल पेन। तो ये बेसिकली पेशेंट की एक कंप्लेन हो गई नोजिया और वॉमिटिंग की। तो हमारे पास मल्टीपल रीजंस होते हैं। चलिए आगे इसको डिस्कस करेंगे कि नोजिया एंड वॉमिटिंग की कॉजेज भी। She also has a complaint of generalized weakness with yellow progressive discoloration of skin and urine. She also complain of itching on the होल बॉडी। तो यहाँ हमारे पास काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि पेशेंट की जो मेन कंप्लेन है वो ये है कि येलो, पेशेंट डीपली जॉन्डिस्ड हमारे पास जो है वो आई थी। येलो डिस्कलरेशन हो रही थी, पूरी स्किन उसकी येलो हो गई थी और यूरिन का कलर भी, और साथ में स्क्लेरा का कलर भी उसका येलो हो गया था। दूसरी उसकी कंप्लेन थी कि उसे पूरी जिस्म पर जो है वो इचिंग यानी कि खारिश हो रही थी। यहाँ पर ये जो इचिंग है, अगर हम इसको डिस्कस करें तो इचिंग का यहाँ पर रीज़न जो होगा वो ड्यू टू दिस जॉन्डिस है। जब पेशेंट को जॉन्डिस होता है ड्यू टू हाइपर बिलिरुबिनीमिया, तो जो डिपॉजिट्स होते हैं बिलिरुबिन के, वो जब बॉडी में डिपोजिशन स्टार्ट होती है तो उसकी वजह से पेशेंट की एक ये भी कंप्लेन रहती है कि पेशेंट जो है वो इचिंग की कंप्लेन भी करता है। शी विजिटेड सम क्वैक और हकीम, वेयर यूज सम मेडिकेशंस गिवन बाय हकीम। आफ्टर दैट हर कंडीशन बिकम्स मोर वर्स, देन हर पेरेंट्स शिफ्टेड हर टू द टर्शरी केयर हॉस्पिटल। तो एक सिंपल सा सिनेरियो है कि पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग हो रही थी, पेशेंट की कंप्लेन थी, उसके अलावा उसको वीकनेस और फैटीग हो रही थी, और उसके अलावा उसकी स्किन और यूरिन और स्क्लेरा की येलो डिस्कलरेशन थी, और यानी कि पेशेंट जॉन्डिस्ड थी। तो यहाँ से एक हमारे पास एक सिनेरियो ये बन गया है कि पेशेंट का जो मेन मसला है वो लिवर के अंदर है। पेशेंट को कहीं ना कहीं लिवर प्रॉब्लम हो रही है या कोई हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहा है। तो चलिए हम उसकी एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री इसकी जो है वो सर्जिकल हिस्ट्री भी नॉन स्पेसिफिक है, कोई एलर्जी की हिस्ट्री नहीं थी। फैमिली हिस्ट्री 7 मेंबर्स इन द फैमिली, ऑल आर अलाइव एंड हेल्दी। पर्सनल हिस्ट्री नॉर्मल बाउल हैबिट्स, नो एडिक्शन, नॉर्मल स्लीप। लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें क्लू मिल गया है कि रिड्यूस्ड एपिटाइट विद नोजिया। देन सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, यूज अनबॉइल्ड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, ये एक रिस्क फैक्टर हमें मिल गया है, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। तो स्टूडेंट, जैसे पहले मैंने आपको कहा कि आपकी हिस्ट्री से आपकी 80 to 90% डायग्नोसिस बन जाती है। अगर आप हिस्ट्री किसी पेशेंट की प्रॉपर लेंगे तो आपकी 80 to 90%, देन जो लैब इन्वेस्टिगेशन और एग्जामिनेशन होती है उससे वो 100% तक हम पहुंच जाते हैं पेशेंट की डायग्नोसिस की तरफ। तो यहाँ एक हमने एक सिनेरियो बन जाता है कि पेशेंट को हमारे पास जो रिस्क फैक्टर हैं, एक वो अनबॉइल्ड वाटर यूज़ कर रही है, दूसरा कि उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो लो है। तो ये जो अनबॉइल्ड वाटर है इसका मतलब है कि पेशेंट को, अगर हम यहाँ बात करें, जॉन्डिस्ड हो रहा है पेशेंट को, मतलब पैथोलॉजी लिवर के अंदर है। अब अगर लिवर के अंदर पैथोलॉजी है तो डिफरेंट टाइप के वायरल हेपेटाइटिस होते हैं। हमने हेपेटाइटिस A B C D E इस तरह के डिफरेंट हेपेटाइटिस आपने पढ़े होंगे। तो उसमें जो 1 मंथ की पेशेंट की हिस्ट्री है, उसकी एपेटाइट रिड्यूस है, उसे नोजिया एंड वॉमिटिंग हो रहा है, और उसके साथ साथ जॉन्डिस की कंप्लेन है, ये सारे हमें बताते हैं कि पेशेंट को जो है वो हेपेटाइटिस हुआ है। या फिर दूसरा, हम अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस दूसरा बनाना चाहें और ऊपर से जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पेशेंट का लो है, अनबॉइल्ड
वाटर वो यूज़ कर रही है, ये जो अनबॉइल्ड वाटर है ये रिस्क फैक्टर होता है हमारे पास एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के लिए, यानी कि हेपेटाइटिस ए और ई। क्योंकि जो हेपेटाइटिस ए होता है और जो ई होता है, इनकी जो ट्रांसमिशन होती है वो फीकल ओरल ट्रांसमिशन होती है, यानी कि आपका जो है वो फीकल कंटेंट अगर पानी के अंदर चला जाए, अगर अनबॉइल्ड वाटर यूज़ करें, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कि पेशेंट को एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है। उसके साथ साथ ये अदर रिस्क फैक्टर है कि पेशेंट को एंटेरिक यानी कि टाइफाइड फीवर की भी इससे कंप्लेन अनबॉइल्ड वाटर और फीकर ओरल ट्रांसमिशन उससे भी होती है। तो यहाँ पर जो है वो हमारी तकरीबन 2 डिफरेंशियल्स बन चुकी हैं। एक हमारे पास आ जाता है एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस की पेशेंट हो सकती है, क्योंकि पेशेंट को जॉन्डिस वगैरह भी है और साथ में उसके रिस्क फैक्टर्स भी प्रेजेंट हैं। दूसरा जो है वो पेशेंट को एंटेरिक फीवर भी हो सकता है। तो चलिए अब हम इसकी एग्जामिनेशन की बात करते हैं। अ 14-year-old thin lean girl having cannula in her right hand lying on the bed well oriented to time place and person. Regarding her vitals, BP was 110/70, oxygen saturation 94%, respiratory rate 18, pulse 84 beats per minute. ऑन एग्जामिनेशन यानी कि ऑन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन हमने ये देखा कि पेशेंट को माइल्ड एनीमिया था मगर डीपली जॉन्डिस थी। नो साइनोसिस, कोलिनाइकिया, ल्यूकोनाइकिया, जेवीपी नॉर्मल, एडीमा नेगेटिव। ऑन रिस्पायरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन, नॉर्मल वेजिकुलर ब्रीथिंग, बायलैटरली क्लियर चेस्ट, सीवीएस S1+S2+ 0, यानी कि कोई एक्स्ट्रा ऑडिड साउंड्स हमारे पास ऑडिबल नहीं थी। CNS 15/15 का GCS था। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन यहाँ पेशेंट इसकी बहुत इंपॉर्टेंट थी। इस पेशेंट की एब्डोमिन वॉज सॉफ्ट, माइल्ड टेंडरनेस इन राइट अपर क्वाड्रेंट। अब देखिए यहाँ राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर पेशेंट को टेंडरनेस फील हुई, जहाँ पर हमारे पास पेशेंट का लिवर प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ अगर राइट अपर क्वाड्रेंट में पेशेंट को टेंडरनेस हो रही है तो पैथोलॉजी लिवर के अंदर है। तो फिर हमने इसको जब फर्दर एवेल्युएट किया, लिवर उसका पाल्पेबल था 3 सेंटीमीटर बिलो राइट कोस्टल मार्जिन। फिर हमने इसका लिवर स्पैन कैलकुलेट किया, लिवर स्पैन वाज 14 सेंटीमीटर, यानी कि पेशेंट को माइल्ड हेपेटोमेगैली भी हो रही थी। तो यहाँ हमारी देखिए कि हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से हमारी तकरीबन 80 to 90% जो है वो डायग्नोसिस बन चुकी है। और फिर हमने पेशेंट की लैब्स के साथ साथ उसकी ट्रीटमेंट भी शुरू कर दी, यानी कि एम्पेरिकल थेरेपी फॉर एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस। तो चलिए उसकी लैब रिपोर्ट्स की डिस्कस कर लेते हैं। ये है पेशेंट की लैब रिपोर्ट। अगर आप यहाँ देखें तो उसका हीमोग्लोबिन 9 का है, जैसे मैंने बताया कि वो माइल्ड एनीमिक थी। बाकी अगर हम यहाँ देखें तो उसका WBCs 5.8 के हैं, प्लेटलेट्स 218 लाख के हैं, न्यूट्रोफिल्स 43, लिम्फोसाइट्स 42। यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है कि नॉर्मल वैल्यू फॉर लिम्फोसाइट इज 20 to 40, और यहाँ अगर आप लिम्फोसाइट्स को देखेंगे 42%, यानी कि मोर देन नॉर्मल। और लिम्फोसाइट्स मैंने जैसा कि CBC रिपोर्ट इंटरप्रिटेशन की वीडियो में बताया था कि लिम्फोसाइट्स वायरल इन्फेक्शंस में यूजुअली हमें हाई मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि पेशेंट को वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और दिस CBC की बिना पर हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट को वायरल हेपेटाइटिस है। क्योंकि जो दूसरे हमारे पास कॉजेज़ होती हैं, जैसे कि अगर एंटेरिक फीवर को कंसीडर करें तो उसमें ल्यूकोपीनिया मिलता है, यानी कि WBCs यूजुअली कम देखे जाते हैं और साथ में उसके न्यूट्रोफिल्स भी। तो यहाँ हमारे पास, और जबकि लिम्फोसाइट्स पे इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता अगर एंटेरिक फीवर की बात करें, तो यहाँ अगर देखें तो लिम्फोसाइट्स काफ़ी हमें हाई मिल रहे हैं। उसके साथ साथ ये जो है वो हमारे पास 13% मोनोसाइट्स भी हैं, जो इंडिकेट कर रहे हैं किसी वायरल इन्फेक्शन को। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ देखें तो ESR, आपका एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो है वो 117 का है, जो कि नॉर्मल होता है 0 to 20 और इंडिकेट करता है इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी को। चलिए हम आगे आ जाते हैं। उसके हमने जब LFTs भिजवाए तो सीरम टोटल बिलिरुबिन काफ़ी हाई आया, 9.34 mg/डेसीलीटर। उसमें से डायरेक्ट बिलिरुबिन 7.34 का है और इनडायरेक्ट 2 mg/डेसीलीटर का है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर LFT की रिपोर्ट देखें तो SGPT या ALT, एलानिन ट्रांसअमाइनेज 1000 यूनिट्स पर लीटर, और नॉर्मल होता है लेस देन 40। ये लैब टू लैब वेरी करता है। तो ALT अगर बहुत ज़्यादा यानी कि 1000 तक पहुंच गया है, ये हमें इंडिकेट करता है कि पेशेंट को हेपेटोसेलुलर डैमेज हो रहा है, हेपेटिक नेक्रोसिस या हेपेटोसेलुलर डैमेज हो रहा है।
और यूजुअली अगर मैं यहाँ बात करूँ, मैंने पहले एक एलएफटी की भी वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो आप उसे इंटरप्रिटेशन का तरीका देख सकते हैं। एएलटी अगर थाउजेंड्स में आ रहा है और अगर मोर देन 300 आ रहा है तो ये इंडिकेट करता है एक्यूट हेपेटाइटिस को। उसकी मल्टीपल कॉजेज होती हैं, वायरल हेपेटाइटिस ए, ई वो भी हो सकता है, पैरासीटामोल ड्रग्स की पॉइजनिंग से भी हो सकता है, या मशरूम पॉइजनिंग से भी हो सकता है एएलटी बहुत ज़्यादा मोर देन 300। अगर हम क्रॉनिक हेपेटाइटिस की बात करें तो उसमें क्या होता है, यूजुअली एएलटी उसमें भी हाई होता है लेकिन वो लेस देन 300 होता है, तो ये हमें बता रहा है कि एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस की पिक्चर दे रहा है। उसके साथ साथ अगर अल्कलाइन फॉस्फेटेज को देखें, ये रेज्ड है मगर इतना ज़्यादा रेज नहीं है जिस तरह की ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की पिक्चर होती है, ये इतना ज़्यादा हाई नहीं है क्योंकि इसकी नॉर्मल जो रेंज है लेस देन 369 होती है और यहाँ 417 है। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो एएलटी बहुत ज़्यादा रेज्ड है, जो कि हमें बताता है कि हेपेटोसेलुलर डैमेज हो रहा है। और गामा जीटी से हमें ये पता चलता है कि जो एएलटी और अल्कलाइन फॉस्फेटेज का ओरिजिन है वो हेपेटिक ओरिजिन है। तो यहाँ ये भी रेज्ड है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये जो इशू चल रहा है वो लिवर के अंदर चल रहा है। देन हमारे पास आता है एसजीओटी और एएसटी, ये भी नॉन स्पेसिफिक फॉर लिवर है, लेकिन अगर ये भी रेज्ड है और साथ में एएलटी भी रेज्ड है तो ये पैथोलॉजी लिवर के अंदर है। 1073 यूनिट्स पर लीटर पर जो है वो यूनिट्स का हमारे पास एसजीओटी है। तो ये हमें बताता है, अगर सिर्फ एलएफटीज को भी देखा जाए तो इसकी इंटरप्रिटेशन कुछ यूँ बन रही है कि पेशेंट को एक्यूट हेपेटाइटिस है। देन हमने उसके डिफरेंट वायरल मार्कर्स भिजवाए जिसमें हेपेटाइटिस सी वायरस और एंटी एच बी एस ए जी यानी कि एंटीजन फॉर हेपेटाइटिस बी और एंटीबॉडीज़ फॉर हेपेटाइटिस सी दोनों जो है वो नॉन रिएक्टिव आए, क्योंकि ये इशू जो है वो एक्यूटली प्रेजेंट हुआ था और ये दोनों जो वायरसेस हैं ये क्रॉनिक होते हैं। चलिए, तो हम आगे हमने फिर पेशेंट का हेपेटाइटिस ए सीरोलॉजी भिजवाई और हेपेटाइटिस ई, और मज़े की बात यह है कि यहाँ दोनों की दोनों पॉजिटिव आ गई, यानी कि पेशेंट वाज रिएक्टिव टू हेपेटाइटिस ए, ऑल्सो पेशेंट वाज रिएक्टिव टू हेपेटाइटिस ई, यानी कि उसकी एंटीबॉडीज़ बन चुकी थी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, जब हम लैब्स किसी भी पेशेंट की लिखते हैं तो जितने भी वायरसेस हैं हमारे पास वायरल जो कि हेपेटाइटिस करवाते हैं, उसमें से सिर्फ हेपेटाइटिस बी जो होता है हम उसका एंटीजन भिजवाते हैं, बाकी जितने भी हमारे पास वायरल हेपेटाइटिस जो है वो वायरसेस करवाते हैं उनकी हम सीरोलॉजी यानी कि एंटीबॉडीज़ देखते हैं। देन उसके बाद हमने पेशेंट की एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस की जो है सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट इंप्रूवमेंट की तरफ आने लगी। तो देन हमने उसका सीबीसी रिपीट करवाया, हीमोग्लोबिन फिर वही एनीमिक था पेशेंट। टीएलसी को देखें तो 5.4, न्यूट्रोफिल्स 51, लिम्फोसाइट्स 20 टू 40 होते हैं और यहाँ अपर बॉर्डर की तरफ हैं 38%। उसके बाद उसके प्लेटलेट्स 233, क्योंकि यहाँ पेशेंट को माइल्ड एनीमिया था तो इसीलिए हमने रेटिक काउंट भी भिजवा दिया जो कि 0.8% आया। रेटिक काउंट की अपनी एक सिग्निफिकेंट होती है कि रेटिकुलोसाइट्स जो होते हैं वो इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, हमें इसका एनीमिया का ओरिजिन पता चलता है जब पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम होता है, तो इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि वो पेशेंट अगर रेटिक काउंट जो है वो लेस देन 0.2% हो तो पेशेंट को मे बी उसको ए प्लास्टिक एनीमिया हो, यानी कि बोन मैरो काम नहीं कर रहा, और अगर उसका नॉर्मल रेंज में आ रहा है फिर भी एनीमिया है तो उसको दूसरी कॉजेज़ हो सकती हैं। तो हमें बोन मैरो की जो फंक्शनैलिटी होती है वो इस रेटिक काउंट से पता चलती है। चलिए, ये जो है फिर हमने डिफरेंट उसकी लैब्स और भिजवा दी, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो उसके नॉर्मल हैं। आप इसके अंदर देख सकते हैं कि पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो नॉर्मल रेंज में हैं। उसका लिवर फंक्शन टेस्ट को देखें तो आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट इंप्रूवमेंट की तरफ आ रहा है। जैसे अगर देखें तो यहाँ बिलिरुबिन भी पहले से थोड़ा सा कम है, और एएलटी को यूजुअली देखें तो हेपेटोसेलुलर डैमेज जो है वो कम हो रहा है। तो हेपेटोसेलुलर जो है वो एएलटी उसका 864 पे आ गया था, पहले 1000 पे था। अल्कलाइन फॉस्फेटेज को देखें, फिर गामा जीटी भी 140 का है। पेशेंट को जो है वो हेपेटोसेलुलर डैमेज तो है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट ट्रीटमेंट के बाद इंप्रूवमेंट की तरफ आना शुरू हो गया। क्रेटिनिन और यूरिया उसके नॉर्मल थे। अच्छा, पीटीआईएनआर की एक अपनी सिग्निफिकेंस होती है। जब भी पेशेंट जो है वो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस या लिवर पैथोलॉजी के साथ आता है तो सबसे पहली जो चीज़ डिरेंज होती है वो पीटीआईएनआर होता है। उसका रीज़न यही होता है कि जो कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं उनकी मैचुरेशन भी काफ़ी सारे फैक्टर्स की लिवर के अंदर होती है, विटामिन के डिपेंडेंट जो होते हैं, तो इसीलिए जो है वो जो है वो सबसे पहले पीटीआईएनआर डिरेंज होता है, तो इसीलिए उसका ये भी भिजवाना पड़ता है पीटीआईएनआर। देन उसका अगर आप इस रिपोर्ट को देखें तो एएलटी पहले 1000 का था, फिर 800 समथिंग का था और फिर 483 हो गया आफ्टर द ट्रीटमेंट। अल्कलाइन फॉस्फेटेज भी नीचे आना शुरू हो गया और गामा जीटी भी, जब हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट दी, और बाकी उसका बिलिरुबिन आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल आया। जैसे मैंने कहा था कि हमारे पास दो डिफरेंशियल्स हमने बनाए थे, एक एक्यूट
वायरल हेपेटाइटिस का, और दूसरा जो है वो हमने उसका एंटेरिक फीवर का। इसीलिए हमने उसका ब्लड कल्चर भी भिजवाया जो कि नेगेटिव आया, यानी कि कोगुलेज नेगेटिव स्टेफ स्पीशीज, जो कि यूजुअली स्किन फ्लोरा होते हैं, इनको ट्रीटमेंट की नीड नहीं होती, यानी कि इस कंटेमिनेटेड सैंपल की वजह से। लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर हम यहाँ बात करें तो हमने जो है वो पेशेंट को ट्रीटमेंट क्या दी। अब हमारे पास डायग्नोसिस बन चुकी है आफ्टर लैब्स एक्यूट हेपेटाइटिस सेकेंडरी टू हेपेटाइटिस ए एंड ई। अब हमने जो है वो पेशेंट को क्या क्या किया कि हमने उसकी आरबीएस मॉनिटरिंग दिन में 3 बार करवाई। अच्छा, आरबीएस मॉनिटरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ऐसे पेशेंट्स की, क्योंकि पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। उसका रीज़न ये है कि लिवर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ मेटाबॉलिज्म काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स के होते हैं। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस जब नहीं होगी तो पेशेंट की शुगर ऑटोमेटिकली लो होगी, तो इसीलिए उनकी शुगर मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। देन उसको डेक्सट्रोज वाटर 10% दिया हमने 50 ml/h के हिसाब से, और नॉर्मल सलाइन। अच्छा, डेक्सट्रोज का भी वही रीज़न है, ताकि पेशेंट को जो है वो हम जो है वो स्लो स्पीड से उसको डेक्सट्रोज वाटर देते रहते हैं, ताकि पेशेंट जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया में ना चला जाए। उसके अलावा हम इसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। उसको हमने इंजेक्शन राइजिक यानी कि ओमिप्राजोल दिया, इंजेक्शन मेटाकोलोन यानी कि मेटोक्लोप्रामाइड जो कि एंटी एमेटिक है उसकी वॉमिटिंग के लिए, फिर उसके टैबलेट फॉलिक एसिड एज अ सप्लीमेंट हमने ऐड कर दी। उसके अलावा हमारे पास यहाँ मार्केट में एक बहुत ही कॉमन सिरप आता है हैपामर्स के नाम से, उसमें कुछ ऑर्निथीन और कुछ जो है वो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये पेशेंट को देते हैं हम, क्योंकि आपके लिवर के अंदर जो है वो यूरिया साइकिल चलता है। जो जब यूरिया साइकिल चलता है तो हम उसे जो है वो सप्लीमेंट्स ऐड करते हैं, कुछ अमाइनो एसिड्स वगैरह, तो उससे जो है यूरिया साइकिल की इंप्रूवमेंट होती है। अमोनिया जो है वो मोर एंड मोर यूरिया में कन्वर्ट होता है। जैसा कि सबको पता है कि अमोनिया जो है वो टॉक्सिक होता है एज़ कम्पेयर टू यूरिया। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो है वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ मैं बता दूँ कि पेशेंट को ऑन एंड ऑफ कॉन्स्टिपेशन भी रहती थी, तो हमने सिर्फ डोफिलेक एज अ लैक्सेटिव भी ऐड किया था। तो ऐसे पेशेंट को अगर कॉन्स्टिपेशन होती है तो फिर उससे ये होता है कि जो गट का फ्लोरा होता है वो जो है वो ओवर ग्रो करता है कॉन्स्टिपेशन के अंदर, और वो जो है वो नाइट्रोजनस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं। जब नाइट्रोजन ज़्यादा बढ़ती है तो अमोनिया के लेवल्स बढ़ जाते हैं बॉडी में, और उसकी वजह से फिर क्या होता है कि वही ब्लड के अंदर सर्कुलेट होता हुआ ब्लड ब्रेन बैरियर से जो अमोनिया होता है वो ब्रेन में चला जाता है। तो उससे फिर पेशेंट को जो है वो हेपेटिक एनकेफेलोपैथी के फीचर्स आते हैं, फिर उसे ट्रीट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जो कि इस वायरल हेपेटाइटिस की कॉम्प्लिकेशंस में आ जाता है। तो याद रखिएगा कि ऐसे पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। और ऐसे पेशेंट को जो है वो जो हमारे पास एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के पेशेंट्स होते हैं, इनको सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी जाती है, इसकी कोई दूसरी ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे एंटी रिट्रोवायरल या फिर एंटी वायरल थेरेपी हम ऐसे पेशेंट्स को नहीं चलाते, जो कि हेपेटाइटिस बी और सी जो कि क्रॉनिक वायरसेस हैं उनमें चलाई जाती है एंटी वायरल थेरेपी। इनके अंदर हेपेटाइटिस ए और ई सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाते हैं पेशेंट, क्योंकि जो इनका ओरिजिन होता है वो फीकर ओरल होता है, तो इसीलिए। बाकी हमने इसकी लैब्स भिजवाई, ब्लड सीएस जो कि नेगेटिव आया, यूरिन सीएस भी नेगेटिव आया, एना प्रोफाइल जो है वो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस को रूल आउट हमने करने के लिए, क्योंकि फीमेल थी तो रिस्क फैक्टर था। उसके अलावा सीबीसी विद पेरिफेरल फिल्म वो मैंने आपको दिखा दी, आयरन प्रोफाइल और बी12 भी इसके नॉर्मल आए। तो ये था हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग एक केस कि किस तरह से पेशेंट प्रेजेंट करता है नोजिया, वॉमिटिंग, वीकनेस और येलो डिस्कलरेशन के साथ। और उसके बाद जब हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके अंदर रिस्क फैक्टर क्या प्रेजेंट थे, अनबॉइल्ड वाटर और लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। और फिर जब हमने उसको फर्दर एवेल्युएट किया तो हमें पता चला कि पेशेंट को हेपेटाइटिस है और इसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।